गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नेहा श्रीवास्तव, गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से। बच्चों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को स्टार्ट करेंगे। बच्चों, आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और इसके पार्ट 1 में हम सबसे पहले कार्बन का एक जनरल इंट्रोडक्शन और उसके बाद उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर और फिर हम उसकी रिएक्टिविटी को कैसे स्टडी की जाती है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बच्चों, अब तक आपने बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है और जाना है। बहुत सारे मेटल्स के बारे में पढ़ा है, बहुत सारे नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा है और आपको ये भी पता होगा कि अब तक लगभग 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। उन्हीं में से आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट कार्बन के बारे में डिस्कशन करेंगे। बच्चों, कार्बन एक नॉन मेटल है और कार्बन हमारे डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल एलिमेंट है। कार्बन की यूजफुलनेस इतनी ज़्यादा होती है कि वो एलिमेंटल फॉर्म और कंपाउंड फॉर्म, इन दोनों ही फॉर्म्स में बहुत ही सिग्निफिकेंट है। आइए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कंपाउंड फॉर्म में कैसे ये इतना इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, कंपाउंड फॉर्म में हमारे फूड्स, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, बुक्स एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों में कार्बन पाया जाता है। फिर ऐसा कोई इस अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं जिसकी बॉडी में कार्बन प्रेजेंट ना हो। तो इट इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक कि हमारी ह्यूमन बॉडी में भी कार्बन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स के फॉर्म में पाया जाता है। बच्चों, इसके अलावा कार्बन अर्थ क्रस्ट पर भी कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है। अर्थ के क्रस्ट पर कार्बन कंपाउंड फॉर्म में लगभग 0.02% की प्रेजेंस शो करता है। इस फॉर्म में ये कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और एक वेल नोन एग्जाम्पल कोल और पेट्रोलियम के फॉर्म में हमें मिलता है। फिर आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। इन्हीं गैसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कार्बन का एक कंपाउंड फॉर्म ही है। अब आइए इसका एलिमेंटल फॉर्म कैसे यूजफुल है इसको डिस्कस करते हैं। बच्चों, एलिमेंटल फॉर्म में डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड का यूज आपको पता है कि ये ज्वेलरी के फॉर्म में यूज होता है और ग्रेफाइट जैसे पेंसिल के लेड में यूज होता है। तो ये दोनों डायमंड और ग्रेफाइट में कार्बन अपने एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि कार्बन कंपाउंड और एलिमेंट दोनों ही फॉर्म में हमारे लिए बहुत यूजफुल है। वो अलग बात है कि इसकी परसेंटेज बहुत कम होती है। तो कम परसेंटेज होते हुए भी हमारी डेली लाइफ में कार्बन एक बहुत ही यूजफुल नॉन मेटल है। आइए अब हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। बच्चों, कार्बन को हम C सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और कार्बन के एक एटम में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। बच्चों, प्रोटॉन्स पर आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं या हम कह सकते हैं कि इन पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। आइए अब हम देखते हैं कि ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कार्बन के एटम में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। बच्चों, ये जो प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन, ये कार्बन के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसमें पाया जाता है
और इसी प्रोटॉन के साथ में 6 न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। बच्चों, कार्बन के न्यूक्लियस के बाहर 2 शेल होते हैं। पहला शेल के शेल होता है और दूसरा शेल एल शेल होता है। के शेल में आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल शेल में आप काउंट कर लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरह से कार्बन के ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन 2-4 के फॉर्म में होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में पाए जाते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में प्रेजेंट होते हैं। तो आपने इस तरह से देखा कि 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कार्बन के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के और एल 2 शेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब डिस्कस करते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर। बच्चों, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और आपको पता है कि कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर भी 6 होता है। अब निकालेंगे उसका एटॉमिक मास। बच्चों, किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालने के लिए हम उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर्स को जोड़ देते हैं। तो कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह से 6 + 6 मिलकर के कार्बन का एटॉमिक मास हमने निकाल लिया। कितना होता है? 12 होता है। और यहां पर आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? Electronic configuration is actually distribution of electrons in various shells. तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से अलग अलग शेल्स में होता है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आपको अभी बताया कि कार्बन के एटम में 2 शेल्स होते हैं, के शेल और एल शेल। K shell contains 2 electron and L shell contains 4 electron. Therefore, its electronic configuration is found to be 2-4. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2-4। तो इस तरह से आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखा और कार्बन का एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा। अब चलिए हम कार्बन की रिएक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एलिमेंट स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए क्या करना चाहता है। अब ये स्टेबिलिटी क्या होती है? बच्चों, हर एक एलिमेंट नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करना चाहता है और नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, क्योंकि नोबल गैसेस दे आर नॉट रिएक्टिव, वो रिएक्टिव नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। तो हर एलिमेंट अपने नोबल गैस की तरह, अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह स्टेबल होना चाहता है, अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टेबल करना चाहता है। तो आप देखिए यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल। वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल करना चाहता है जिससे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसके नियरेस्ट नोबल गैस की तरह हो जाए और वो स्टेबिलिटी को अटेन कर ले। तो कार्बन के साथ भी यही प्रोसेस होगा। अब कार्बन भी अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करना चाहेगा। बच्चों, आपको कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताई गई है कि कार्बन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब कार्बन स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल, अब कार्बन का आउटर मोस्ट शेल कौन सा हुआ? दूसरा शेल या एल शेल।
तो कार्बन अपने आउटर मोस्ट शेल या एल शेल में प्रेजेंट अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो उनको डोनेट करेगा या तो उनको एक्सेप्ट करेगा। तो आइए देखते हैं कि कार्बन अगर अपने आउटर मोस्ट शेल विच इज एल शेल, ये है कार्बन का के शेल विच कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज एल शेल कंटेनिंग 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर कार्बन अपने आउटर मोस्ट शेल एल शेल में प्रेजेंट 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे तब क्या होगा? बच्चों, अगर कार्बन अपने आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहे तो क्या वो डोनेट कर सकता है? बच्चों, आपको बताया गया है कि कार्बन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स चूंकि अपोजिटली चार्ज होते हैं, इसीलिए इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो ये प्रोटॉन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को तेजी से अपनी तरफ खींच के या बांध करके रखते हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से जा पाएंगे? अगर इनकी दूरी बहुत अधिक होती तो सोचा भी जा सकता था, लेकिन कार्बन का आउटर मोस्ट शेल दूसरा ही शेल है एंड दिस सेकेंड शेल इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के बहुत अधिक पास है, इसीलिए कार्बन के प्रोटॉन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींच के या बांध के रखते हैं। तो अगर आपको ये 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े तो आपको क्या करना होगा? आपको उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना होगा, जिसके लिए आपको बहुत अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और इतनी अधिक एनर्जी अंडर नॉर्मल कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा, या दूसरे वर्ड्स में हम कहें कि कार्बन हैज नो टेंडेंसी टू डोनेट इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल और एल शेल। कार्बन अपने एल शेल में प्रेजेंट 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर सकता। अब आइए हम देखते हैं कि अगर वो डोनेट नहीं कर सकता तो क्या उसकी टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की है। बच्चों, अगर कार्बन बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो क्या होगा? पहले से ही उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाहर से 4 और आ गए, तो अब कितने हो जाएंगे? अब हो जाएंगे उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे, 4 बाहर से आ गए, तो नाउ इट्स आउटर मोस्ट शेल जो कि एल शेल है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब कार्बन के इस एटम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए के शेल के और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए एल शेल के, एंड टोटल मेक्स 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। अब देखिए 6 प्रोटॉन्स कांट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर स्ट्रक्चर विल बिकम अनस्टेबल। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहे अपने आउटर मोस्ट शेल से तो उसको बहुत अधिक एनर्जी की जरूरत होगी, वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट करना चाहे तो उसके प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना, बांध के रखना पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन के केस में ना तो एक्सेप्ट करने वाली प्रोसेस पॉसिबल या फीजिबल है, ना ही डोनेट करने वाली प्रोसेस पॉसिबल है। तो कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ना ही इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। फिर कार्बन करेगा क्या? तो बच्चों, इस केस में किसी भी एलिमेंट के पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वो ऑप्शन क्या है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, ना डोनेट करेगा ना एक्सेप्ट करेगा। तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। और आपको पिछले क्लासेस में बॉन्ड्स के बारे में पढ़ाया गया है, पिछले चैप्टर में भी आपने बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा है, और पढ़ा है कि बॉन्ड क्या होते हैं। बॉन्ड एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। तो
कार्बन जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, तो शेयरिंग से दो एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन के केस में क्या हुआ, कार्बन अपने चार के चारों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। क्यों शेयर करेगा? क्योंकि कार्बन जब अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा तो क्या होगा, तो उस केस में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपने नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन के तरह की हो जाएगी और कार्बन स्टेबिलिटी को अटेन कर लेगा। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के बाद जो बॉन्ड बनाता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों, सिर्फ कार्बन ही अकेला ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। कार्बन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और स्टेबिलिटी को अटेन करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, सल्फर। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन की कोवैलेंसी या कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, इसको स्टडी करने से पहले आइए हम कुछ और मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे। और इन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने के लिए, गड़बड़ हो गया, रुक जाओ। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। बच्चों, सिर्फ कार्बन ही अकेला ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और उन सारे एलिमेंट्स के बारे में हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।